वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाओ। राधे 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 राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, लास्ट टाइम हम जो लोगों ने पढ़ा सैटरडे को, वो था डॉट गुणा, है ना। आज हम डॉट गुणा को अच्छे से समझ के, वैसे तो मैं लास्ट टाइम इसको पढ़ तो लिया, लेकिन बहुत सारे एंगल है, सारे एंगल खोलने पड़ेंगे तब जाके ये चीज समझ में आएगी। और एंगल जो है, सारे एंगल सवाल ही खोलते हैं, भांति भांति के सवाल आएंगे और उस एक ही डॉट गुणा को अलग अलग तरीके से काम में लेंगे। मतलब उधेड़ के रख देंगे, धागा खोल देंगे एकदम। तो हम कहाँ पहुंच गए, बहुत दूर आ गए हम तो। ठीक है, हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ रहे थे। डॉट डॉट पे हम फोकस कर रहे थे, अभी डॉट पे कर रहे हैं क्योंकि डॉट में भी बहुत कुछ है, डॉट में भी काफी कुछ है। तो पहले डॉट को अच्छे से क्लियर करते हैं और डॉट को करने के बाद हम लोग वेक्टर पे आएंगे, फिर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन पे आएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पे आएंगे। तो भी डॉट को भी और एक्सप्लोर करते हैं। डॉट को हमने जो पढ़ा, जो देखा, वो ये था कि डॉट गुणा होता है आई से आई गुणा करते हैं आप, है ना। आई से आई गुणा करते हैं, जे से जे गुणा करते हैं, के से के गुणा करते हैं। आई से आई घटक को गुणा कर दो, जे से जे घटक को गुणा कर दो, के से के घटक को गुणा कर दो। या फिर ये भी लगा सकते हो, अगर आपको परिमाण पता है, कोण पता है, तो ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। अगर दोनों के बीच का कोण पता है, दोनों के परिमाण पता है, तो आप इस तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कई हो गए। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा और ठीक करते हैं। अगर बीच का कोण निकालना हो, जब भी आपको बीच का कोण निकालना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करिएगा। दो सदिशों के बीच का कोण इससे निकलता है, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का परिमाण बी का परिमाण। और जब भी ए डॉट बी हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का परिमाण बी का परिमाण इंटू कॉस थीटा। ये आपका रहेगा, ठीक है। चलो, इसी में 90 डिग्री की शर्त भी देखी हमने कि अगर 90 डिग्री होता है तो ए डॉट बी 0 होता है, ए डॉट बी बराबर 0 होगा, ठीक है। अब एक और आइडिया हम इसमें ऐड करते हैं जिसको कहते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप प्रोजेक्शन बहुत ही जबरदस्त आइडिया है और इस पे बहुत सारे सवाल जो है ना वो बनते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा और भी हमारे टॉपिक जो पढ़ेंगे उनमें ये टॉपिक काम आता है। ये चीज बड़ी कारगर है, बड़ी काम की चीज है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। प्रक्षेप क्या होता है? प्रक्षेप होता है परछाई। जैसे एक तो मेरी लंबाई है, खुद की जो लंबाई है सो लंबाई है। एक अगर कोई मुझ पर लाइट डाले तो मेरे लाइट डालने से मेरी परछाई बनेगी, जो मेरा प्रक्षेप कहलाएगी, मेरा प्रोजेक्शन कहलाएगी। उसकी भी एक लंबाई होगी, मेरा जो प्रक्षेप होगा उसकी भी एक लंबाई होगी, जो मेरी परछाई की लंबाई होती है। जब आप बाहर खड़े होंगे तो सूरज की जो रोशनी आएगी, उस धूप में आपकी परछाई तो बनेगी। कई बार आपकी परछाई बड़ी बनती है, कई बार छोटी बनती है। वो डिपेंड करता है कि जो प्रकाश आ रहा है, जो लाइट आ रही है, वो कौन से कोण पे आ रही है। अलग अलग कोण पे आपकी अलग अलग परछाई होती है, लेकिन आपकी लंबाई चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप धूप में चले गए तो आप छोटे हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपकी लंबाई, जो मूल लंबाई है, वो तो चेंज नहीं होती, लेकिन जो प्रक्षेप है, आपकी जो परछाई है, वो लाइट की दिशा की वजह से छोटी या बड़ी हो जाती है। तो दो लंबाइयां हुई, एक तो आपकी लंबाई जो खुद की है सो वो उतनी रहेगी। एक लंबाई है जो परछाई है आपकी, उसकी लंबाई। आपकी परछाई, आपकी लंबाई नहीं, आपकी परछाई की लंबाई, जिसे कहते हैं प्रक्षेप, प्रोजेक्शन, आपके प्रक्षेप की लंबाई। लेकिन जब भी आप किसी का प्रक्षेप निकालते हैं तो दो बातें होती है, दो चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर एक, आप किसकी परछाई निकाल रहे हैं, एक। नंबर दो, किस पर परछाई निकाल रहे हैं, क्योंकि परछाई आप सामने वाली दीवार पे निकाल रहे हैं या फर्श पे निकाल रहे हैं या कोई और चीज है जिसके ऊपर आप परछाई निकाल रहे हैं। तो परछाई, एक चीज तो परछाई बनाती है, जिसकी परछाई बनती है। एक होती है जिसके ऊपर बनती है, जिसकी बनती है, जिसके ऊपर बनती है। दो चीजें हैं। जैसे अगर धूप में हम खड़े हैं बाहर, है ना, तो मैं हो गया, मेरी परछाई बन रही है। बन कहाँ रही है? जमीन पे बन रही है। तो परछाई बनने के लिए भी तो एक जगह होनी चाहिए जहां बनेगी। तो एक तो होता है जिसकी परछाई बन रही है, एक जिसके ऊपर बन रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें होती है। इसे कहते हैं हम, इन दोनों को हम कहते हैं ए और बी वेक्टर। ए का मतलब परछाई एक ही है, ए का बी पर प्रक्षेप। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से, एकदम स्लो समझे। ए का मतलब ए सदिश है, उसकी परछाई बनने वाली है। ए का बी पर मतलब बी सदिश और है एक, जिसके ऊपर ए की परछाई बनेगी।
ए का बी पर प्रक्षेप, ये ऐसे होता है। ये है आपका ए वेक्टर जिसकी परछाई बनने वाली है, जिसकी परछाई बनने वाली है। अच्छा, किसके ऊपर बनने वाली है? वो दूसरा सदिश होगा, ये बी। अब आप लाइट डालते हैं और ए का बी पर प्रक्षेप बनाते हैं। ऊपर से आपने रोशनी डालना शुरू कर दिया, आपकी प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है, लाइट आ रही है। ऊपर से लाइट आ रही है, जैसे लाइट आएगी, लाइट आते ही इसकी परछाई बनेगी। ये है ए का प्रक्षेप। प्रोजेक्शन ऑफ ए। लेकिन ये बात गलत होगी अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि ए का प्रोजेक्शन, गलत बात, एकदम गलत। क्यों? क्योंकि ए का प्रोजेक्शन मैंने कहां लिया? बी पर लिया, तो बी का भी जिक्र होना चाहिए, बी का भी जिक्र होना चाहिए। अगर बी का जिक्र नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि परछाई जो बनती है वो बनती भी किसी न किसी के ऊपर है, तो उसका नाम भी जिक्र लेना जरूरी है कि मेरी परछाई दीवार पर, मेरी परछाई फर्श पर। ये नाम अगर नहीं लोगे तो वो अधूरी बात हो जाएगी, वो अधूरा हो जाएगा। तो ए का प्रक्षेप है, परछाई एक ही है, लेकिन बनी किसके ऊपर है? बी पर। तो पूरा एकदम पूरा डिस्क्रिप्शन ये होगा, ए का प्रक्षेप, ए का प्रक्षेप है और बना किस पर है? बी पर। ए का प्रक्षेप बी पर। तो पूरा एकदम डिटेल में बात बताइए। ए का बी पर प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अभी मैं समझाऊंगा कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। बोले परछाई का क्या फायदा है? परछाई का बहुत फायदा है, परछाई बड़ी कमाल की चीज है। अगर ध्यान से देखो तो हर चीज काम आती है ना, कहते हैं ना हर चीज काम की है, बस वो दिखने का नजरिया अगर आप ढंग से देखते हैं तो हर चीज काम की है, हर चीज उपयोगी है, हर चीज जो है वो कभी, जैसे बिजनेस को देख लीजिए, बिजनेस में आप देखते रहे यार, इन्होंने इन्होंने तो इस मतलब मिट्टी को भी सोना बना दिया, कहावत होती है ना, मिट्टी को भी सोना बना दिया। तो बस वही है, देखने वाले का तरीका है, उसने देखा, उसमें बिजनेस देखा और पैसा बना दिया। तो हर चीज काम की, हर 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 चीज काम की है, लेकिन डिपेंड है कि सामने वाला उसे काम में लेने लायक है या नहीं है, बस वही एक फर्क है। अनुपयोगी चीजें भगवान ने बनाई नहीं है, जो चीज काम में ना आए वो ऐसा भगवान ने कुछ भी नहीं बनाया। काम नहीं ले पा रहे हैं वो हमारी कमी है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे आता है कि ए का बी पर प्रक्षेप, ए का परछाई क्या काम आएगी, अभी दिखाते हैं परछाई क्या काम आएगी। तो पहले समझिएगा कि ए की लंबाई मैंने नहीं बदली है, ए की लंबाई अभी भी उतनी की उतनी है, क्योंकि परछाई लेने से किसी की लंबाई छोटी बड़ी नहीं हो जाती। इसकी लंबाई जितनी शुरू में थी उतनी ही लंबाई है, ए की लंबाई में कोई फर्क नहीं है। ये देखो, ये रही ए की लंबाई, कितनी? उतनी ही, और लास्ट तक उतनी रही, किसी की परछाई लेने से उसकी लंबाई नहीं बदल जाती। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, और है ना, ये अलग चीज है, दोनों अलग है। अब परछाई निकलती कैसे है? फॉर्मूला ये कहता है यहाँ पे, ए का बी पर प्रक्षेप बराबर होता है ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। अभी फॉर्मूला व्युत्पन्न भी कर दूंगा मैं आपको, जल्दी से हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर, ए का प्रक्षेप होता है ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। अब ये बी कैप, ए पे कैप क्यों नहीं है? फॉर्मूला है भाई, व्युत्पन्न किया गया होगा, तो वहां पे ए पे कैप की जरूरत नहीं पड़ी होगी, बी पे जरूरत पड़ी होगी, तो बी पे कैप है, ए डॉट बी कैप। तो याद रखने का तरीका है, जिसका भी आपको प्रक्षेप निकालना है उसको तो जो है सो वैसा का वैसा लो, उसको चेंज मत करो, उसको तो वैसा का वैसा लो। लेकिन जिस पर प्रक्षेप ले रहे हो उसका एकांक सदिश काम में लो, जिस पर प्रक्षेप ले रहे हो, परछाई जिस पर बना रहे हो उसका एकांक सदिश काम में लो, मतलब इकाई सदिश यूनिट वेक्टर काम में लो, और जिसका प्रक्षेप बना रहे हो उसको एज इट इज जैसा है जो भी है वो, उसको सीधा काम में लो, उसको चेंज मत करो। ए डॉट ए सदिश डॉट बी के, इसे कहते हैं ए का बी की दिशा में प्रक्षेप, परछाई। अच्छा, कैसे आया? आज उसको छोटा सा व्युत्पत्ति है वो कर लेते हैं। अगर ये है, यहां पे मैं इस लाइन को, यहां पे एक लाइन खींच दूं,
और इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो परछाई पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर ये लंबाई a है, ये कोण थीटा है, तो ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और त्रिकोणमिति की सहायता से आराम से हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण जो कि cos थीटा कहलाता है। कर्ण मेरा a है, आधार मेरा हो जाएगा a cos थीटा, a cos थीटा। आधार कौन है? आधार यानी प्रक्षेप, आधार तो परछाई है, तो प्रक्षेप कितना आया? a cos थीटा, परछाई आई a cos थीटा। तो a cos थीटा है ना, ये कहां से a डॉट बी कैप कहां से आ गया? आ जाओ उस पर भी चलते हैं। a डॉट बी कैप कैसे आया? ये यहां से आया। हम जानते हैं कि a डॉट बी बराबर होता है, a डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। होता है नहीं होता? मतलब बिल्कुल होता है। ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। मतलब हाँ होता है। आपको कितना चाहिए? बोले सिर्फ हमें तो ए कॉस थीटा चाहिए। ए कॉस थीटा चाहिए तो बी को उधर भेज दो, बी को उधर भेज दिया। ए डॉट बी बटा बी बराबर क्या आ गया? ए कॉस थीटा आ गया। अब इस ए कॉस थीटा का मान यहां पे रख दो, ए डॉट बी बटा बी। इसको या तो एज इट इज रहने दो, या तो इसको एज इट इज रहने दो, या फिर अगर आप चाहो तो उसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। ए डॉट बी सदिश बटा बी लिख लो। बी सदिश बटा बी लिखते ही एकांक सदिश बन गया, ये बी का एकांक सदिश बन गया। तो ए डॉट बी कैप, सही है। ए डॉट बी कैप ये आपका बन गया। तो ये होता है व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति करना चाहो तो आप व्युत्पत्ति का जरूर नहीं है व्युत्पत्ति करना चाहो। प्रक्षेप जो है वो ए डॉट बी कैप लिख लो, या फिर आप चाहो तो इसको ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, ए डॉट बी करके बी के परिमाण का भाग दे दो, तो ए का बी पर प्रक्षेप आ जाएगा, ए का बी पर प्रक्षेप आ जाएगा। मिस्टर ए, इन नंबरों पे कॉल करो, ये नंबर है, इन पे कॉल करो, ये आपको सारी बात बता देंगे क्या है क्या नहीं होगा, क्या हो पाएगा। क्योंकि ये लाइव क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, इसमें हम ज्यादा बातें करेंगे कि मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा, मुश्किल हो जाएगा। आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए ये नंबर है, इन पे आप कॉल करिए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, आराम से बात करिए, पूरी डिटेल लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हम ए डॉट बी की इनकी बात ही करेंगे। तो जो भी आप पूछना चाहते हैं ये नंबर है, कॉल करिए, पूछिए आप कोर्स कब होगा, कितने दिनों में होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा आपको समझा देंगे। ठीक, चलो। तो आपका बन गया ये वाला फॉर्मूला प्रक्षेप। अच्छा, प्रक्षेप का क्या महत्व है? प्रक्षेप का क्या महत्व है? प्रक्षेप का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है? ये बहुत सही सवाल है। महत्व क्या है? प्रक्षेप का महत्व क्या है? क्योंकि यही तो वो चीज है जो किसी चीज को कारगर बनाती है। प्रक्षेप का महत्व, एक बात हम जानते हैं, और सदिशों की शुरुआत में भी हम जानते थे कि हर सदिश का मान अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में उतना होता है जितना वो एक्चुअल में है। अगर कोई 5 है तो 5 न्यूटन वो केवल अपनी दिशा में 5 न्यूटन है। अगर कोई बल 5 न्यूटन है तो सिर्फ अपनी दिशा में ही वो 5 न्यूटन है। ये बल अगर 5 है तो ये 5 सिर्फ अपनी दिशा में है, इस दिशा में, जिस दिशा में ये भी लग रहा है उसी दिशा में ये 5 न्यूटन है। ये बात हमने डे 1 पे ही जान ली थी। डे 1 पे भी ये बात हमने जान ली थी कि कोई भी सदिश सिर्फ अपनी दिशा में ही उतना होता है, बाकी हर दिशा में उसका मान चेंज होता है। हर अलग दिशा में अलग मान होता है, अलग दिशा मान अलग, दिशा बदल दो मान बदल जाएगा।
फिर एक स्प्रिंग वाली स्लाइड कराई थी आपको याद होगा, एक स्प्रिंग वाली स्लाइड कराई थी, सदिशों में बताया था कि देखो इसका मान हर दिशा में अलग अलग है। स्लाइड दिख रही हो, एक स्लाइड करवाई थी आपको सदिशों वाली, याद होगा कि हर दिशा में सदिश का मान अलग अलग होता है, हर दिशा में सदिश का मान अलग अलग होता है। आप दिशा बदलेंगे आपका मान बदल जाएगा, यानी किसी भी सदिश का, वो स्प्रिंग वाला आपको दिखाया था, एक स्प्रिंग वाला एग्जांपल बनाया था ऐसे कि अगर मान लीजिए, दोबारा समझाना पड़ेगा वो तो, कि ये लीजिए ये कोई मीटर है वेट नापने वाला, और इस पे स्प्रिंग लगा हुआ है, और स्प्रिंग के नीचे आपने इसमें 5 किलो वजन लटका दिए, ठीक है। तो अभी ये जो मीटर है ये आपको पूरा 5 किलो दिखाएगा, अभी ये मीटर जो है ये आपको 5 किलो पूरा दिखाएगा। लेकिन जैसे अगर आप इस स्प्रिंग को हिला के छोड़ दें, अगर आप इस स्प्रिंग को हिला के छोड़ दें, तो अब मैं ना तो वजन को चेंज करने वाला हूं, ना कुछ और करने वाला हूं, वजन वही है, बस मैंने इसको हिला के छोड़ दिया, और मैं हर बार रीडिंग जो है ना वो नोट कर रहा हूं, है ना, मैं रीडिंग नोट कर रहा हूं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 किलो है ये केवल अपनी दिशा में 5 किलो है, केवल इस दिशा में 5 किलो है, आप इसे आराम से लाके देखेंगे तो इस साइड में जैसे ही घूमेगा इसका नंबर चेंज हो जाएगा, अब 5 किलो नहीं दिखाएगा, वो 4.2 दिखाए, 4.3 दिखाए, है ना, 2.1 दिखाए, कुछ भी दिखाए, 5 नहीं दिखाएगा। और जैसे जैसे आप यहाँ आ जाओगे, यहाँ आते ही 5 किलो जीरो हो जाएगा। तो देखो, ना तो मैंने स्प्रिंग चेंज की, ना मैंने स्प्रिंग चेंज किया, ना मैंने वजन चेंज किया, वजन भी वही है, स्प्रिंग भी वही है, वही स्प्रिंग है, वही वजन है, सब कुछ है, तो ये नंबर क्यों चेंज हो रहा है? ये 5 का 4.2 क्यों हो रहा है, 4.3 क्यों हो रहा है, 2.8 क्यों हो रहा है? ये नंबर कहां से आ रहे हैं? ना मैंने वजन चेंज किया, ना मैंने स्प्रिंग चेंज की, तो ये नंबर क्यों चेंज हो रहे हैं? नंबर इसलिए चेंज हो रहे हैं कि जो चीज, ये जो भार है, ये जो भार तोल रहा है, ये भार एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की हर दिशा में अलग अलग मान होता है, सदिश राशि का मान हर दिशा में अलग अलग होता है। इस दिशा में 5 है, तो किसी और दिशा में कुछ और होगा, किसी और दिशा में कुछ और होगा, तो हर दिशा में अपना मान होता है। सदिश का अपनी ही दिशा में उतना होता है जितना वो दी है, बाकी हर दिशा में मान अलग होता है। इसीलिए तो सदिश राशियां कहते हैं जिनका मान दिशा पे निर्भर करता है। सदिश राशि का मान, सदिश राशि का मान हर दिशा में अलग होता है। सदिश राशि का हर दिशा में मान अलग होता है, तो इसका मान 5 है, लेकिन 5 तब तक है जब तक आप इस डायरेक्शन में हो, इसी डायरेक्शन में 5 है। अगर मान लो मुझे ये पता करना हो, अब सवाल अगला, अगर मुझे ये पता करना हो कि इस दिशा में कितना मान है, तो अगर मुझे ये पता करना हो कि ये जो 5 न्यूटन है ये इस दिशा में कितना होगा, या इस दिशा में कितना होगा, या किसी और दिशा में कितना होगा, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन हमारी मदद करेगा, प्रक्षेप हमारी मदद करेगा, हम परछाइयां निकालेंगे, हम इसकी परछाई निकालेंगे। अगर हमें इस दिशा में मान निकालना है तो हम इस दिशा के साथ प्रक्षेप निकालेंगे, हमें इस दिशा में मान निकालना है तो हम इस दिशा में प्रक्षेप निकालेंगे, हम जिस भी दिशा में जाएंगे उस दिशा के साथ प्रक्षेप निकालेंगे। तो किसी भी दिशा में आपको मान चाहिए तो उस सदिश को उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, तो आपको उस दिशा में मान मिल जाएगा। एफ का एन कैप की दिशा में मान, किसी और, देखो अपनी दिशा में तो आपको पता ही है कितना है, खुद की दिशा में कितना है ये तो पता ही है, लेकिन किसी और दिशा में अगर आपको निकालना हो तो एफ का एन कैप की दिशा में मान, बस उस दिशा के साथ, जिस दिशा में मान निकालना है उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा कर दो, तो आपको उस दिशा में मान मिल जाएगा। यह है प्रक्षेप का महत्व। आपको किसी भी सदिश का मान किसी भी दिशा में निकालना है तो उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा एकांक सदिश के साथ। या फिर एकांक सदिश से ना करना चाहो तो ये कर लो, एफ डॉट एन डॉट गुणा कर लो, फिर एन के परिमाण का भाग दे दो, बस बात तो वही है, बात तो एक ही है, एकांक सदिश बना के डॉट गुणा करो या डॉट गुणा करके एन के परिमाण का भाग दे दो, ये आपका उस दिशा में मान आपको मिल जाएगा। ये है प्रक्षेप का महत्व कि प्रक्षेप क्यों निकालते हैं।
ठीक है, अब आ जाओ एक सवाल करते हैं इसके ऊपर कि सवाल पेपर में कैसे आएगा या पूछा कैसे जाता है। ये क्वेश्चन है, सदिश i माइनस 2j प्लस के का सदिश 4i माइनस 4k प्लस 7k पर प्रक्षेप कितना होगा। इस सदिश का इस सदिश के ऊपर प्रक्षेप कितना होगा। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि जब आप प्रक्षेप निकाल रहे हो, एक्चुअली में आप क्या निकाल रहे हो, प्रक्षेप निकालने का मतलब है आप निकाल रहे हो कि ये जो सदिश है ये अपनी दिशा में तो कितना है, ये तो आपको पता है, इसका परिमाण निकाल लो, इसकी दिशा में क्या है ये तो पता चल जाएगा। लेकिन आप किसी और दिशा में जानना चाहते हैं कि किसी और दिशा में ये कितना है, अपनी दिशा में तो कितना है, जितना परिमाण है निकाल लो, पता चल जाएगा अपनी दिशा में कितना है, किसी और दिशा में इसका मान कितना है। ये है प्रक्षेप का महत्व। फिर से ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं कि अगर किसी सदिश का अपनी दिशा में मान निकालना है तो इसका परिमाण निकालो, इसका परिमाण मतलब इसकी अपनी दिशा में मान, तो अपनी दिशा में मान तो इतना है। लेकिन जब आप प्रक्षेप निकालते हैं इसका मतलब आप चाहते हैं कि मेरा ये सदिश इस जो दूसरे वाला भैया है इसकी दिशा में कितना है, किसी और दिशा में जो दी गई दिशा है उसमें कितना मान है। ठीक है, तो प्रक्षेप इन दो चीजों में बहुत ध्यान रखिएगा, कौन ए है कौन बी है ना, ये गड़बड़ मत कर देना। ये नॉर्मली क्या होता है, बच्चा इस चीज में गड़बड़ कर देता है, कौन ए और कौन बी है। ए कौन है, जिसकी परछाई बन रही है, बी कौन है, जिस पर परछाई बन रही है, क्योंकि ये दोनों बातें अंतर है। बी का ए पे प्रक्षेप अलग बात है, ए का बी पे प्रक्षेप अलग बात है। कई बार इस डाउट का फायदा पेपर उठाता है। पेपर क्या करता है, कई बार ये वाला सदिश आगे लिख देता है, ये वाला सदिश आगे लिख देता है और लिखता है कि सदिश पर इसका प्रक्षेप कितना होगा, जानबूझ के सवाल को उल्टा करके घुमा के पूछता है ताकि बच्चा तो रट के बैठे, तो ये ए बोलेगा, इसको बी बोलेगा और जब निकालेगा तो कुछ का कुछ आएगा, कुछ का कुछ आ जाएगा। तो कई बार इसलिए याद रखिएगा, जिसके साथ का आए, जिसके साथ का आए वो ए सदिश है, जिसके साथ पर आए वो बी सदिश है। और नहीं तो ध्यान से धीरे से पढ़ लो कौन है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो तो एकदम सब सही हो जाएगा। देखो कौन है, ए तो वो है जिसकी परछाई बन रही है, बी वो है जिस पर परछाई बन रही है। तो ए और बी का एकदम क्लियर आपको होना चाहिए कि ए कौन है बी कौन है। मैंने पहले समझा कि ये सवाल अभी तो ठीक लिखा हुआ है, कई बार क्या करता है सवाल को उल्टा लिखता है। उल्टा कैसे लिखता है कि सदिश 4i माइनस 4j प्लस 7k पर इस सदिश का प्रक्षेप क्या होगा, ताकि वो आगे पीछे कर देता है ताकि बच्चा गलती करे, क्योंकि यहाँ पे बी के परिमाण का भाग लगता है। हाँ ठीक है, ए डॉट बी, अब ए और बी का डॉट गुणा कर लो, आई से आई गुणा, तो 4 4 दूनी 8 प्लस 7 बटा परिमाण का भाग दे दो, बी के परिमाण का भाग 16 प्लस 16 प्लस 49 32 81 81 का 9 और ये 12 19 19 बटा 9, ये आपका आंसर आ गया। इसी का मैं एक विवादित क्वेश्चन बना देता हूं जो आपको समझ में आ जाए कि देखो कैसे जानबूझ के उल्टा करवाता है। ये देखो
ये है, अब देखो ध्यान से देखो, अब ये देखो ये उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या होगा, कोई जल्दबाजी में आएगा, इसको ए मानेगा, इसको बी मानेगा, और हो गया काम खराब। ये जानबूझ के सवाल में थोड़ा सा शब्दों का खेल खेला और हो गया। लेकिन का और पर नहीं बदल सकता, का और पर नहीं बदल सकता, ये आपको ध्यान रखना है। का और पर जो है ना वो नहीं बदले जा सकते, का और पर अपनी जगह रहेंगे। इसको प्लस कर देता हूँ वरना तो ये लो, अब ठीक है, वरना जीरो आ जाएगा, चेंज कर दिया, आई प्लस जे प्लस, ठीक है। अब का और पर नहीं बदले जा सकते, क्योंकि का तो उसके साथ ही जाएगा जिसकी परछाई है, पर उसके साथ ही जाएगा जिस पर परछाई है। तो अगला बंदा चाहे आगे पीछे भली कर ले, इन का और पर से पीछा नहीं छुटा सकता। तो बस हमारा टारगेट है का और पर को पकड़ना। जहां पर है वहां बी है, जहां का है वहां ए है, हो सकता है आगे पीछे हो, है ना। का और पर नहीं बदले जा सकते। या सवाल को ढंग से पढ़ लो, अच्छे से धीरे से तसल्ली से पढ़ लो कि भाई कौन है जिसकी परछाई बन रही है, कौन है जिस पर बन रही है। तो ऐसे पकड़ के आराम से धीरे से थोड़ा सा धीमा होके सवाल को ढंग से पढ़ लो, उससे भी क्लियर हो जाएगा। का और पर की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? तो अब ये आपका लग जाएगा, ये हो गया आपका बी वेक्टर, वो हो गया आपका ए वेक्टर। तो इनकी डॉट गुणा करेंगे, ऊपर तो देखो सेम ही आएगा, ऊपर तो सेम ही आएगा, 1 + 2 3 6। बस नीचे ए और बी को मानने की वजह से, उल्टा मानने की वजह से परिमाण के भाग का अंतर आ जाएगा। अभी यहाँ पे भाग किसका लगना चाहिए, बी का, मतलब इसके परिमाण का भाग लगना चाहिए, जो कि √6 हो गया, कट के √6 आ गया। और अगर उसका भाग लग गया तो सारी बेड़ा गर्क हो जाएगा, अच्छा खासा सवाल पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाओ, समझ में आ गई बात ये? बढ़िया, ठीक है, बस इसका ध्यान रखो और आगे बढ़ो। अगला सवाल ये रहा, ये कोई वेक्टर है का, इस वेक्टर पर जो प्रक्षेप है वो आपको बताया हुआ है, ए का मान बताना है। प्रक्षेप इस बार बताया हुआ है, ए का मान बताइए। ये प्रक्षेप है, ए जो गायब है उसका मान क्या होगा? ए जो गायब है, तो इस वेक्टर का प्रक्षेप है, तो ये हमारा ए हो गया। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया। इस पर प्रक्षेप है, तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया। ये हो गया ए, ये हो गया बी वेक्टर। प्रक्षेप हमें बताया हुआ है, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बटा बी का परिमाण बराबर हमें दिया हुआ है -5 बटा √6, -5 बटा √6। ए डॉट बी कर लो, ए का और बी का डॉट गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 -2a -1 बटा 2 -2a -1 बटा बी के परिमाण का भाग, तो 4 5 6 √6 ही हो गया। ये हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, √6 से √6 कट गया, ए का मान निकाल लो, 4 2a बराबर 4,
a बराबर -2। क्या मैंने माइनस नहीं लगाया क्या? अच्छा मैंने नहीं लगाया, ठीक है, गलती हुई फिर तो। -5 तो ये उधर चला जाएगा, -6 तो a बराबर 3 आ गया फिर, है ना। पूरे जज्बात बदल दिए। देखो गणित के अंदर यही मैटर है, एक गलती भी कुछ का कुछ करवा देती है। आप लोग तो कैसे कैसे नाम रखते हो ना, विराट कोहली, है ना, विराट कोहली, राहुल, रोहित शर्मा, ये ऑनलाइन में ये बड़ी दिक्कत होती है, आप कुछ भी नाम रख लेते हो, फिर ये बड़ी मुश्किल होती है ना। आप लोग तो नाम रख लेते हो, हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है। अब किसी ने अपना नाम रखा मिस्टर ए, अब हमें फिर क्लास में वो नाम बोलना पड़ता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा। भाई ठीक है, आपका ओरिजिनल नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका ओरिजिनल नाम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप, एक बच्चा था जिसने नाम रखा हुआ था हम आपके हैं कौन, अब क्या बोलूं, हम आपके हैं कौन, कुछ भी यार ऐसे ना किया करो। क्या आपका इतना अच्छा खासा नाम है, इतना सुंदर नाम है, क्या दिक्कत है, कम से कम रखो तो ऐसे तो मत रखो यार। अब विराट कोहली का सदी से क्या लेना देना, विराट कोहली क्यों पढ़ेगा इसको, क्यों परेशान होगा बेचारा, और इसको पढ़ लेगा तो कभी क्रिकेट कभी नहीं खेल पाएगा। तो दूर रखो विराट कोहली को, है ना। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं उसको जवाब भी दूं तो क्या दूं कि विराट कोहली पूछ रहा है। पहली बात तो विराट कोहली क्यों पूछ रहा है, क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि विराट कोहली क्यों पूछ रहा है, क्या कैरियर में गड़बड़ हो गई। अभी तो ठीक चल रहा है बंदे का कैरियर, हाँ वो ठीक है, थोड़ा बहुत मैच में नहीं चला, इतने बुरे दिन तो नहीं आए होंगे, एटलीस्ट कम से कम इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आई केप जे केप के केप तक आना पड़े, है ना। मेरे ख्याल से कुछ भी हो जाए, अगर बहुत बुरा भी हो गया तो यहां तक तो नहीं आना पड़ेगा, है ना। वर्ग 2 तक तो शायद, वर्ग 2 है, आरपीएससी है, हरियाणा है, टेट देखने तो नहीं आना पड़ेगा। चाहे आप मान लीजिए वो लगातार 0 पे भी आउट होता है तो शायद टेट तक तो नहीं आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली के इतने दिन आ गए कि उसे वर्ग 2 की तैयारी करनी पड़े, या वर्ग 1 की तैयारी करनी पड़े, या आरपीएससी की तैयारी करनी पड़े, जरूर बताइएगा। आओ आगे चलते हैं, सवाल पे बढ़ते हैं। यार सोचो इतना थोड़ा आएगा, यहाँ थोड़ी आएगा, तो कंपटीशन और बढ़ जाएगा, पता इंडियन टीम आ गई पूरी। आओ आगे बढ़ते हैं, प्रक्षेप के बारे में थोड़ा समझते हैं कि क्या प्रक्षेप माइनस का हो सकता है। प्रक्षेप माइनस का हो सकता है, जवाब है हाँ जी, प्रक्षेप माइनस का भी हो सकता है, प्रक्षेप प्लस का भी हो सकता है, और प्रक्षेप माइनस का भी हो सकता है, तीनों, जीरो भी हो सकता है। आ जाओ, ये आपका वेक्टर है जिसपे आप परछाई बना रहे हैं। ये बी वेक्टर। अब यहाँ पे 3 वेक्टर का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर इस तरीके से है, इस तरीके से है तो इसकी परछाई ये बनेगी। अब अगर आप इसकी परछाई निकालें तो इसकी परछाई ये आएगी। ए की परछाई। लेकिन अगर यही ए वेक्टर ऐसे ना होकर अगर इस दिशा में होता, अब अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा का अधिक कोण बना रहा होता, न्यून कोण न बनाकर अधिक कोण बना रहा होता, तो इसकी परछाई देखो कहां निकलती, वो यहां बनती, तब इसकी परछाई इस तरफ आती। अब अगर उधर वाली को प्लस बोल रहे हो तो इधर वाली को क्या बोलना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि हमारा यही होता है, एक तरफ वाली को अगर आप प्लस बोल रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ वाली को माइनस बोलना पड़ेगा, तभी बच्चा समझ पाएगा कि एक तरफ बन रही है, एक दूसरी तरफ बन रही है।
एक फिर अगर मान लो 90 डिग्री का कोण बना ले तो अगर आपका सदिश ए जो है वो बी वेक्टर से 90 डिग्री का कोण बनाए, अब परछाई कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर परछाई 0 होती है। न्यून कोण पर प्लस की होती है, कोई भी न्यून कोण बनाओगे तो परछाई प्लस की होगी, अधिक कोण पर माइनस होगी और 90 डिग्री पर एकदम 0 होगी। बस ये 3 प्रकार की है। तो परछाई अगर प्लस की आ रही है तो समझ जाओ कि 90 से बड़ा कोण बन रहा है। जैसे इस केस में माइनस क्या है, प्रक्षेप, प्रक्षेप माइनस का है, मतलब ए जो वेक्टर है वो बी से 90 से ज्यादा का कोण बना रहा है। 0 आए तो समझ जाओ 90 डिग्री पे है, और प्लस का आए तो समझ जाओ कि न्यून कोण पर है। अब कोण क्या है वो तो निकाल सकते हो, वैसे ही पता चल जाएगा, देख के ही पता चल जाएगा कि न्यून कोण पे है, अधिक कोण पर है कि समकोण पर है। तो ये प्रक्षेप होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये बढ़िया सवाल है, कर डालो इसको। थोड़ी भाषा बदली है, थोड़ी भाषा बदली है, कर सकते हो। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, भाषा बदली हुई है, भाषा तो देखो बदलेगा ही बदलेगा, बात वही है, चीजें अलग है। क्या कह रहा है ये? विकास कह रहा है कि किसी ने पहले बताया नहीं कि प्रोजेक्शन माइनस का होता है। एक्चुअली में एक सच ये भी है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि प्रोजेक्शन माइनस क्यों होता है। एक केमिस्ट्री के मामले में एक जोक चलता है, एक चुटकुला चलता है केमिस्ट्री के मामले में। तो एक बार गुरुजी क्लास में पढ़ा रहे होते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो एक बच्चा होता है वो क्लास में पूछता है कि सर कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है? तो वो गुरुजी कहते हैं मेरे गुरुजी ने बताया था कि 4 होते हैं। तो बोला उनको किसने बताया? तो बोला उनको उनके गुरुजी ने बताया कि 4 होती है। तो बोला उनको उनको उनके गुरुजी ने बताया 4 होती है। तो हमारे यहाँ पे कहानी ऐसी है, हमारे यहाँ पे ऐसे ही चलता है सारा। अधिकतर जो है ना, पढ़ने वाले हो चाहे पढ़ाने वाले हो, ज्यादातर रटे रटाए बैठे हैं, ज्यादातर लोग रटे रटाए बैठे हैं। अच्छा, उनको भी नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि जो उन्होंने पढ़ाया उनको नहीं बताया। जैसे मैंने आज आपको बता दिया, अगर मैंने आपको ना बताया होता तो कल आप भी नहीं बताते किसी को। अगर मैंने आपको ना बताया होता कि प्रोजेक्शन माइनस का क्यों होता है, अब ये चैन टूट गई, पहली बार ये चैन टूट गई। अब आप कभी भी क्लास में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आप ये बात भी बताएंगे कि प्रोजेक्शन माइनस का क्यों होता है, प्लस का कब होता है, जीरो कब होता है। ये चैन यहाँ टूटी, वरना वही रट्टा रटा चलता रहता। किसी ने 4 बताई, अगले गुरुजी ने 4 बता दी, उसके अगले गुरुजी ने 4 बता दी, वो 4 ही चल रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन किसका है, क्योंकि यहाँ 2 कंफ्यूजन वही होती है, किसका है किस पर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सदिश दे दिए, यहां तक तो कुछ नहीं बोला, आगे बोल रहा है बी की दिशा में, बी की दिशा में ए का घटक, यानी ए का ही मान निकालना है, ए की परछाई, ए का घटक मतलब का जिसके साथ आ गया ना, का आ गया मतलब ये सदिश है जिसका घटक निकालना है, मतलब मात्रा निकालनी है, किस दिशा में? बी की दिशा में। सही है, तो पहले मात्रा निकालो, पहले ए की बी की दिशा में मात्रा निकाल लेते हैं, ए डॉट बी कैप या ए डॉट बी बटा ये हो गया, मान निकालो। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा, दोनों की डॉट गुणा करने पर आई से आई गुणा, आई से आई गुणा, ध्यान देना वहां पे कईयों में आई गायब है, कईयों में जे गायब है, तो गलती की जगह है 4i प्लस 6j, इसमें के नहीं है, के नहीं है तो 0 मान लो, 0k डॉट 4i प्लस 6j प्लस 0k, उसमें आई नहीं है, नहीं है तो 0 लिख लो, है ना,
लिखो पूरा, वरना क्या होता है हम आई से जे को गुणा कर बैठते हैं जल्दबाजी में। 0i प्लस 3j प्लस 4k बटा बी का परिमाण। आई से आई गुणा करने पर 0, जे से जे गुणा करने पर 18, के से के गुणा करने पर 0, 9 और 16 25, 25 का 5, 18 बट्टा 5 आ गया। ये तो मान आ गया, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ मान तक संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, और क्या चाहता है वो बताते हैं। ये कह रहा है मान तक संतुष्ट नहीं हो रहा, अभी आगे भी ले जाना चाहता है। ये कह रहा है कि सिर्फ मान मत निकालो, ये तो ए का मान आ गया इस दिशा में, अब सदिश भी बनाओ कह रहे हैं। चलो सदिश भी बना देते हैं, आ जाओ। सदिश कैसे बनता है? सदिश कैसे बनता है? किसी दिशा में अगर आपको मात्रा पता है कि मात्रा इतनी है और दिशा पता है, तो सदिश कैसे बनता है? सदिश कैसे बनता है? याद करो, की है आप लोगों ने, ये सवाल आपने किया है। किसी दिशा में 7 इकाई का सदिश बनाओ। कैसे बनाया था कि पहले एकांक सदिश बना लो, फिर 7 से गुणा कर दो, वो 7 का बन गया। ये देखो, ये रहा, ये क्वेश्चन किया हमने कि ये सदिश है, इसकी दिशा, दिशा तो ये रहनी चाहिए और परिमाण कितना होना चाहिए? 7। कैसे बनाया था? अगर आपको दिशा बता दे कि इस दिशा में मुझे इतना सदिश चाहिए, तो उस दिशा का एकांक सदिश निकालो और उतने से गुणा कर दो। एकांक सदिश निकाल कर उतने से गुणा कर दो, तो दिशा वही परिणाम नया। याद करो, ये बताया था, दिशा वही परिमाण नया। मतलब परिमाण तो मैं जितना चाहता हूं उतना आना चाहिए और दिशा ये वाली आनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, उस दिशा का एकांक सदिश ले लो, जिस दिशा में वो बनाना है उस दिशा का एकांक सदिश ले लो और उतने परिमाण से गुणा कर दो। तो परिमाण तो हमारे पास है, दिशा चाहिए, दिशा बी की लेनी है, क्योंकि बंदा बी की दिशा में मान चाहता है। तो ठीक है, बी की दिशा में मान दे देते हैं। तो ये परिमाण रहा 18/5, और बी की दिशा चाहिए तो बी का एकांक सदिश दे दो। बी की दिशा चाहिए तो बी का एकांक सदिश दे दो। ए की दिशा नहीं चाहिए है? ये देखो क्या पूछ रहा है, बी की दिशा में ए का घटक, पहले ए का घटक बी की दिशा में निकालो और फिर बी की दिशा में ही सदिश को बनाओ, बी की दिशा में ही बनाओ, तो बी कैप से गुणा होगा। 18/5 और एकांक सदिश, बी का एकांक सदिश होगा 3j प्लस 4k बटा परिमाण, परिमाण आएगा 5। ये हो गया 18/25, 3j प्लस 4k। तो ये एक कदम और आगे सवाल को हम ले गए, सवाल को एक कदम। अब हमने क्या किया, सिर्फ किसी और दिशा में मात्रा नहीं निकलवाई, बल्कि उस दिशा में सदिश को भी बनाया, मात्रा भी और सदिश भी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ये किया। अब हम सिर्फ मात्रा तक ही नहीं टिके, इस सवाल में हमने मात्रा को भी पार कर दिया। ये था बी वेक्टर, ये था ए वेक्टर। क्वेश्चन के अनुसार ए का बी की दिशा में मान निकालो, ए का बी की दिशा में मान निकालो और फिर उसी दिशा में सदिश भी बनाओ, उसी मात्रा का सदिश भी बनाओ। बस ठीक है, प्रक्षेप निकाल लिया और प्रक्षेप को बी कैप से गुणा कर दिया। ये लो, परिमाण नया, दिशा बी कैप, बी की दिशा में उस मात्रा का सदिश बनाना था। देखो क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से, ये ए रहा, ये बी रहा, बी की दिशा में दिशा बी रहनी चाहिए, दिशा बी रहनी चाहिए और ए का घटक होना चाहिए, घटक ए का होना चाहिए, मतलब मात्रा जो है ना वो ए वाली होनी चाहिए, जो ए का प्रक्षेप से जो मात्रा है ना वो मात्रा होनी चाहिए और दिशा बी की होनी चाहिए। ठीक है, प्रक्षेप निकाला, मात्रा बन गई, फिर बी कैप लगा दिया, बी की दिशा में ये सदिश आ गया, उतनी मात्रा का सदिश आ गया जितना चाहते थे।
ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल ये शानदार है। ये तीन सदिश अगर समरेखीय है, मतलब ये तीन सदिश अगर एक रेखा में है तो ए का क्या मान होगा? अगर ये तीन सदिश एक रेखा में है, स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है, अगर ये स्थिति सदिश एक रेखा में हो तो ए का क्या मान है? क्या लॉजिक लगाओगे? क्या लॉजिक लगाओगे? लॉजिक क्या लगाओगे? हाँ, परछाई हमेशा छोटी होती है। परछाई जो होगी ना वो हमेशा मूल आकृति से छोटी होगी। दिमाग लगाओ, सोचो। कई तरीके हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल ये बात सही है, कई तरीके हो सकते हैं। डन। ये स्थिति सदिश है, मान लो इसका नाम मैं ओपी रख लेता हूं। ये ओ क्यू, ये ओ आर। अब ये तीनों सदिश समरेखीय होंगे, एक ही रेखा में होंगे, इसकी क्या शर्त है? मतलब ओपी भी इसी दिशा में है, ओ क्यू भी इसी दिशा में है, ओ आर भी इसी दिशा में है। ओपी ओ क्यू ओ आर एक ही दिशा में है। तीनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, समरेखीय एक ही रेखा में है, तो कैसे करोगे? और आसान तरीका बताओ, दूरी वाला तरीका थोड़ा भारी पड़ेगा, दूरी वाला तरीका थोड़ा भारी पड़ेगा। कर तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, निर्देशांक है आपके पास, निर्देशांक है आपके पास, क्योंकि स्थिति सदिश मतलब निर्देशांक, स्थिति सदिश मतलब निर्देशांक। तो ये 60 और 3 हो गया। देखो जेड का सब में 0 है, बढ़िया मौज है। जेड का 0 है तो और ही बढ़िया है। 60 और 3 है वो 40 और -8 है। और तीसरा आर है ए और 52। एक तरीका तो हमारा बेसिक है कि भाई अगर तीन बिंदु एक रेखा में हो तो उनसे त्रिभुज नहीं बनता। अगर तीन बिंदु एक रेखा में हो तो उनसे त्रिभुज नहीं बनता। अब त्रिभुज नहीं बनता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। त्रिभुज नहीं बनता तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर 0 होगा। तो एक तरीका तो ये वाला है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 0 होगा। बिल्कुल, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा, दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं तीसरे पे, जो कह रहे हैं बढ़िया। वो कह रहे हैं कि पी क्यू अगर एक दिशा में है तो पी क्यू और क्यू आर समांतर होंगी। पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू मिला दूं, क्यू से आर मिला दूं, तो पी क्यू और क्यू आर समांतर होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, और समांतर होंगे तो ये छोटा तरीका होगा, ये छोटा रहेगा। A1 बटा A2, समांतर होने की क्या शर्त होती है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो ये तरीका जल्दी काम भी करेगा, उत्तर भी आराम से आ जाएगा, है ना। तो P से Q सदिश बना लेते हैं, Q से R सदिश बना लेते हैं, और फिर लगा देते हैं समांतर होने वाली शर्त। तो पी क्यू सदिश निकालो, घटाओ, पी क्यू सदिश बाहर आ जाएगा। दोनों को घटाया, पी क्यू सदिश 40 - 60 - 20 कोमा -8 -3 -11। ये पी क्यू सदिश आ गया, क्यू आर सदिश, आर में से क्यू घटा दो, क्यू आर सदिश आ जाएगा। आर में से क्यू घटाओगे तो a -40 -52 में से 8 गए, +8
44। अब ये समांतर है तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, बस ये रूल लगा दो। -20 बटा A - 40 बराबर -11 बटा 44 -44। सॉल्व कर लो, माइनस से माइनस कट गया, 11 से 1, 11 से 4, वज्र गुणा करने पर माइनस का 80, इधर ही आ गया A - 40, 40 को इधर ले आए, ये आ गया माइनस का 40, A का मान माइनस का 40, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आपने जल्दी से इसको निपटा दिया, ठीक है ना, ये आसानी से निपट गया। मैं बहुत आसान सदिश वाले लगा रहा हूँ, बाकी और तरीके भी हमारे पास, इसको करने के और तरीके भी हमारे पास है, लेकिन इससे आराम से हो गया, जल्दी से हो गया। समरेखीय, समरेखीय मतलब एक रेखा। याद करो कल ही पढ़ाया था कि समरेखीय और समांतर सदिश एक ही होते हैं। समरेखीय और समांतर सदिश एक होते हैं। हमें मुझे पीछे वापस जाना पड़ेगा। समरेखीय को ही समांतर कहते हैं। सैटरडे वाली क्लास देखिएगा। और फिर एक नया नाम बताया था, समदिश। एक दिशा है मतलब समदिश है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं दो वेक्टरों के जोड़ का परिमाण निकालने में। दो वेक्टरों के जोड़ का परिमाण, दो सदिश A और B है, अगर पहले उन्हें जोड़ा जाए फिर उनका परिमाण निकाला जाए तो वो कितना आता है, या फिर दो सदिशों को घटाया जाए और फिर उनका परिमाण निकाला जाए तो वो कितना आता है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो पहला है कि भैया आप दो सदिश आपको दिए गए हैं, दोनों को जोड़ लो फिर परिमाण निकाल लो, उत्तर आ जाएगा। लेकिन इतना आसान सवाल हमसे कौन पूछेगा, इतनी इजी बातें कौन पूछेगा, जानबूझ के वो घुमा फिरा के पूछेगा, ये बात तो हम खुद भी समझते हैं। भाई एक तरीका तो ये है जो सरल वाला है कि भैया आप मुझे A और B दे दो, मैं A और B को जोड़ दूंगा, फिर उसका परिमाण निकाल दूंगा और आपको पकड़ा दूंगा। लेकिन ऐसा सवाल कौन पूछेगा, ऐसा तो नहीं पूछेगा, इसको घुमा फिरा के पूछेगा। तो कैसे कैसे घुमा फिरा सकता है A प्लस बी के परिमाण को और A माइनस बी के परिमाण को। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन होता है हमारे वेक्टर्स के अंदर। इस टाइप का एक सवाल, अभी दो का पढ़ा रहा हूँ फिर तीन का पढ़ाऊंगा, तीन वेक्टरों का जोड़ का परिमाण निकालने वाले। ये सवाल बड़े फेवरेट सवाल, बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं, क्योंकि घुमाते हैं, ये परेशान करते हैं, क्योंकि उल्टा पुल्टा कई चीजें इनमें हो सकती है, वो करके फिर सवाल बनाते हैं ये लोग। तो क्या है, कैसे काम करेगा, पहले मैंने समझा दिया कि उसकी तो कल्पना करो ही मत कि आपको A और B देगा और फिर कहेगा लो बेटा ये A रहो, ये लो तुम A रखो, ये तुम B रखो, अब इनको जोड़कर इनका परिमाण निकाल लो। तो आप गए, आप दोनों को जोड़ा और फिर परिमाण निकाल के ले आए, ऐसा नहीं करवाएगा। कुछ ना कुछ खुरापाती करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे परेशानी क्रिएट हो, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे परेशानी हो। एग्जाम्पल के लिए ये देखो, ये कहेगा ये रहा A वेक्टर, B वेक्टर दिया ही नहीं है, A वेक्टर दे दिया, B वेक्टर दिया ही नहीं है, A डॉट B इतना दे दिया, A माइनस बी का परिमाण 7 दे दिया, B का मान निकालो। कुछ ना कुछ घुमा फिराएगा इसको, क्योंकि सीधा सवाल, अब कौन इतना आसान सवाल कौन पूछेगा कि भैया A वेक्टर ये रहा, B वेक्टर ये रहा, A प्लस बी का परिमाण बता दो, नहीं पूछेगा। उसी बात को कुछ ना कुछ और तरीके से घुमाएगा। ये एग्जाम्पल ले लो, ये देखो A का परिमाण दे दिया, A माइनस बी का परिमाण दे दिया, A प्लस बी का परिमाण दे दिया, बताओ B कितना है। तो इस तरीके से इसके जो अलग अलग एंगल है उनमें इस सवाल को घुमाया जाएगा और फिर पूछा जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या घुमाया जा सकता है
और कैसे कैसे इसको पूछा जा सकता है। तो सबसे आसान तो तब होगा जो कभी नहीं पूछेगा, वो है कि आपको ए देगा, आपको बी देगा, फिर आपसे पूछेगा कि ये रहा ए ले लो बेटा, ये बी ले लो, और अब इसका जोड़ का तुम परिमाण निकाल दो और टिक मार दो बस। तो ये है सबसे आसान तरीका, है ना, आइडियल कंडीशन, आदर्श स्थिति। लेकिन आदर्श स्थिति तो कभी होती ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, फिर करेगा कुछ तूफानी। अब तूफानी कैसे करता है, आ जाओ तूफानी को समझते हैं। देखो, अगर दो वेक्टर सेम हो, और दोनों की डॉट गुणा करें, आप ए डॉट ए करें, ए वेक्टर के साथ डॉट गुणा करें, अगर कोई भी वेक्टर सेम हो, सेम वेक्टर के साथ डॉट गुणा करें, तो कितनी आएगी, बोले ये आएगी। डॉट गुणा की परिभाषा के अनुसार ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण, बी भी यहाँ पे ए है, यही आ गया, कॉस थीटा, थीटा इनके बीच का कोण। जब दोनों वेक्टर सेम है तो बीच का कोण 0 होगा, दोनों वेक्टर सेम है तो बीच का कोण कितना होगा, मतलब 0 होगा, है ना। दोनों वेक्टर एक ही है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, भाई एक ए होता एक बी होता, दो अलग अलग वेक्टर होते, बीच में कुछ बनता, कोई तो कोण बनता। अब यही ए है यही बी, दोनों सेम है तो बीच का कोण कितना हो गया, 0, तो बीच का कोण आ गया 0। तो ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर की जगह भी ए वेक्टर आ गया, तो ए का परिमाण इंटू ए का परिमाण इंटू कॉस 0, कॉस 0 क्यों, दोनों सेम वेक्टर है इसलिए, कॉस 0 का मान होता है 1, तो ए डॉट ए बराबर आ गया। इसका मतलब कोई भी वेक्टर को अगर आप खुद ही के साथ गुणा करोगे तो वो उसके परिमाण के स्क्वायर के बराबर आएगा, या सरल भाषा में आप उसको एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी वेक्टर को खुद के साथ डॉट गुणा करते हैं, किसी भी वेक्टर को अपने साथ डॉट गुणा करते हैं, तो वह बराबर होता है ए डॉट ए बराबर होता है उसके परिमाण का स्क्वायर, उसका परिमाण निकाल दो और स्क्वायर कर लो। या तो आप ए की ए के साथ डॉट गुणा कर लो, आई से आई, जे से जे, के से के, या फिर आप उसका परिमाण निकाल लो और उसका स्क्वायर कर दो, तो भी ये उतना ही होगा। तो दोनों में से कोई भी आप, लेफ्ट या राइट में से दोनों कर सकते हैं। चाहो तो दोनों की डॉट गुणा कर लो, मान निकाल लो, या फिर उसका परिमाण निकाल के स्क्वायर कर दो, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। आज एक एग्जांपल करवा दूं उस पर, ताकि ये बात समझ में आ जाए कि मैं लेफ्ट में क्या कह रहा हूँ, राइट में क्या कह रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका एक एग्जांपल है, ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस 2k। अब मैं एलएचएस में तो मैं ये कह रहा हूं कि ए की ए के साथ डॉट गुणा कर दो, ए की ए के साथ डॉट गुणा कर दो, तो ए की ए के साथ डॉट गुणा करोगे तो आई से आई गुणा होगा, जे से जे गुणा होगा, के से के गुणा होगा, तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। ये हो गया एलएचएस। आरएचएस में मैं क्या कह रहा हूं कि पहले इसका परिमाण निकाल लो, पहले ए का परिमाण निकाल लो, परिमाण निकालोगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये 4 4 8 और 1 9 हो गया, 9 का 3 आ गया। परिमाण निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, तो परिमाण निकाल के स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा। अब देख सकते हो कि एलएचएस आरएचएस बराबर है। तो यही चीज कह रहा है एलएचएस, तो आपको कह रहा है कि आप चाहो तो ए को ए के साथ डॉट गुणा कर लो, या फिर दूसरा तरीका भी है, ए का परिमाण निकाल के स्क्वायर कर लो, तो भी वही है। तो ये दोनों बातें एक ही होती है, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, जहां पे जो लगाना है वो लगाइए। जहां डॉट गुणा ठीक लगे वहां डॉट गुणा कर लीजिएगा, जहां आपको लगे नहीं डॉट गुणा तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप उसका परिमाण निकाल के स्क्वायर कर लीजिए। तो जैसा सवाल वैसा तरीका। तो अब यहाँ पे भी हम यही चीज लगाने वाले हैं, आ जाओ, इस विज्ञान का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हमें a प्लस बी का परिमाण निकालना है। हमारा नियम ये कहता है किसी के परिमाण का स्क्वायर उसका उसी के साथ डॉट गुणा के बराबर है। तो मैंने शुरू किया, a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर होगा इसी वेक्टर के साथ डॉट गुणा, a प्लस बी के साथ डॉट गुणा। यही है अभी जो हमने वो रिजल्ट बनाया, वो यही तो कहता है किसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर का मतलब होता है उसी वेक्टर के साथ डॉट गुणा, उसी वेक्टर के साथ डॉट गुणा। ये याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण रिजल्ट है, सदिशों में बहुत कारगर है ये। हमारी ये वाली जो गुत्थी है ना, इसको यही सॉल्व करता है कि दो वेक्टर a डॉट ए बराबर होता है a के परिमाण का स्क्वायर, या a के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है a डॉट ए। तो यहाँ पे मैंने कौन सा नियम लगाया, यही वाला लगाया कि दो वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर करूं या फिर मैं उन्हीं वेक्टर की आपस में डॉट गुणा कर दूं, ये बराबर है।
तो मैंने इन्हीं वेक्टर की यहाँ पे डॉट गुणा कर दी, यहाँ इसके परिमाण का स्क्वायर हो गया। अब बारी बारी से ब्रैकेट खोलिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, धीरे धीरे जैसे आप ब्रैकेट खोलते हैं, पहले पहला गुणा प्लस पहले से दूसरा गुणा प्लस दूसरे से पहला गुणा प्लस दूसरे से दूसरा गुणा, ये आपका जो नॉर्मल तरीका है उससे आपने ब्रैकेट खोल दी है। हम जानते हैं डॉट गुणा में ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात होती है, डॉट गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए डॉट बी है कि बी डॉट ए है। अब ये ए और ए आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए के परिमाण का स्क्वायर, क्योंकि सेम वेक्टर की गुणा सेम वेक्टर से डॉट गुणा बराबर होती है ए डॉट ए बराबर होता है ए के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया, ये दोनों एक ही बात हो गई है ना, वैसे उल्टा लिख दिया मैंने यार, ए डॉट बी आएगा यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही होता है, तो ये दो ए डॉट बी बन गया। डॉट गुणा में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बी डॉट बी हो गया बी के परिमाण का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एक कि a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ये सूत्र बन गया a के परिमाण के स्क्वायर का, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बनाऊं तो उसका भी एक फॉर्मूला यहीं पे इसके समकक्ष में और बनाया जा सकता है कि a माइनस बी का परिमाण का स्क्वायर, तो यही सब कुछ आएगा, इसमें खाली एक आपको यहाँ माइनस का अंतर नजर आएगा, यहाँ पे एक माइनस का जो है ना वो अंतर नजर आएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो वो हो जाएगा आपके a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी। ये दो सूत्र बन गए कि a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें तो हमारे पास एक रिजल्ट और बन सकता है, इन दोनों को जोड़ने पर ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a का परिमाण का स्क्वायर प्लस 2b के परिमाण का स्क्वायर। जोड़ने पर ये बन गया a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2 गुणा, एक और एक दो दो जाएंगे, 2 a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, बस ये आपके फॉर्मूले बन गए, सही है, ठीक। आ जाओ, अब इसका कैसे उपयोग करना है, एक सवाल देखो जिसमें इनका उपयोग हो जाए तो ये क्लियर हो जाएगी कब काम में लेना है। जैसा सवाल वैसा फॉर्मूला है ना, जैसा सवाल उसके अनुरूप फॉर्मूला काम आता है। जैसे अब ये लो, इस सवाल में देखो और बताओ कि आप कैसे चीजों को काम में लेंगे, इसे देखो और बताओ कि इसमें आप अपनी चीजें कैसे काम में लोगे। ठीक है, अब देखो कि आप कैसे इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया तो नहीं है, लेकिन आपको यह बताया गया है कि ए डॉट बी बी के परिमाण के स्क्वायर के बराबर है, ए माइनस बी का जो परिमाण है वो √7 के बराबर है, तो बी का परिमाण बताइए। अब इन चीजों को आप सवाल में कैसे डालेंगे, कौन सा फॉर्मूला इसके लिए बेस्ट होगा जिसमें ये सारी चीजें डाली जा सकती है ना, थोड़ा सा स्पेशल है। ये इमोजी बिल्कुल ऐसे ही करे, थोड़ा सा है, बस सही सूत्र चूज करो, सही से मान रखो और कमाल है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ,
कौन से फॉर्मूले में सब सेट बैठेंगे, और फिर उसमें डालो, थोड़ा आगे पीछे करो और सवाल देखो। इमोजी चिढ़ा रही है? नहीं, मुझे ऐसे करे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शायद मेरे ख्याल से यही कह रही है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, है ना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे देखो, ये कह रही है थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर आप इसको जैसे चाहे वैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल, अरे वाह, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये बोल रहे तुम में दिमाग नहीं है, गलत साबित करो इसको। अगर ये कह रही है कि तुम में दिमाग नहीं है तो गलत साबित करो, कर डालो गलत इसको साबित, इसको माफी मांगनी पड़े। ठीक है, चलो आ जाओ फिर, अब मैं जुड़ाता हूँ। देखो a माइनस बी है, a माइनस बी दिया हुआ है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है, हमारा फॉर्मूला कहता है कि a के परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी है। a माइनस बी का परिमाण कितना हुआ? अंडर रूट 7, तो ये अंडर रूट 7 लगा दो का स्क्वायर। a का परिमाण चाहिए तो a का परिमाण निकला लो, a का परिमाण, a दिया हुआ है तो a का परिमाण भी आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 4, 3 का 9, 9 10, ये अंडर रूट 14 आ गया, a का परिमाण अंडर रूट 14। b का परिमाण नहीं पता तो एज इट इज लिख दो, प्लस 2 a डॉट बी पता है, a डॉट बी दिया है b के परिमाण का स्क्वायर, तो ये रहा b के परिमाण का स्क्वायर, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 14। अच्छा, माइनस का चिन्ह था, माइनस था, दो में से एक गया, एक आ गया, b के परिमाण का स्क्वायर इधर ले आओ, 14 में से 7 गया, 7 आ गया, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस अंडर रूट 7 आएगा या केवल अंडर रूट 7 आएगा? प्लस माइनस क्यों नहीं आया? प्लस माइनस क्यों नहीं आया? प्लस माइनस क्यों नहीं आया? शाबाश, प्लस माइनस क्यों नहीं आया? हाँ, एक्चुअल में ये लंबाई है, ये सदिश की लंबाई है, और सदिश परिमाण यानी लंबाई, ये परिमाण है यानी सदिश की लंबाई है, और लंबाई कभी माइनस की नहीं हो सकती, परिमाण है यानी लंबाई है। किसी चीज की लंबाई 0 हो सकती है लेकिन माइनस की नहीं हो सकती, लंबाई हमेशा प्लस की होती है या 0 हो सकती है, परंतु माइनस की नहीं हो सकती, ठीक है।
हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात, एकदम सही पकड़े हो। अगला क्वेश्चन ये रहा, ए का परिमाण दिया है, ए का परिमाण दिया है, ए माइनस बी का परिमाण दिया है, ए प्लस बी का परिमाण दिया है, बी का परिमाण पूछा गया। कौन सा सूत्र लगेगा? ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर 2 गुना ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर। ए प्लस बी का मान दिया है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का परिमाण, ए माइनस बी दिया 30 का, एक सौ इक्कीस गुणा 2 242, दो का भाग दे दो, और 529 कितना 23 का वर्ग होता है क्या? ये 23 का, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। सवाल वही है, देखो मैंने पहले कहा था, अब उन्हीं फॉर्मूलों को घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछेगा। सवाल एक है, तरीका फॉर्मूला वही है, बस घुमाएगा। अब बताओ, कह रहा है कि a माइनस बी का परिमाण a है, a का परिमाण भी एक है, b का परिमाण भी एक है, a और b के बीच का कोण बताइए, a और b के बीच का कोण बताइए, a और b के बीच का कोण बताइए, क्योंकि ये वेक्टर है।
तो हमारा फॉर्मूला वही है, बस तरीका नया है। a माइनस बी का परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है a का परिमाण का स्क्वायर प्लस b के परिमाण का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। यही काम में लेना है, ठीक है। a माइनस बी का परिमाण कह रहा है कि एक है, एक का स्क्वायर हो गया। a का परिमाण एक है, एक का स्क्वायर हो गया। b का परिमाण एक है, एक का स्क्वायर हो गया। माइनस 2, ये a डॉट बी है, a डॉट बी बराबर होता है a का परिमाण b का परिमाण इंटू कॉस थीटा। बस ये स्टेप ही इस सवाल में, ये बस करना था, इतना करना था खाली। तो ये हो गया एक, ये हो गया आपका 2 माइनस 2 गुणा a का परिमाण एक, b का परिमाण एक, कॉस थीटा। 2 इधर आ गया, माइनस का 1 हो गया बराबर माइनस का 2 कॉस थीटा हो गया। माइनस 2 को इधर ले आओ, कॉस थीटा बराबर 1/2 हो गया। कॉस थीटा का मान 1/2 हो गया, यानी थीटा का मान हमारा हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी π/3। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं इसमें। ए और बी यूनिट वेक्टर है, मतलब दोनों का परिमाण एक है। बढ़िया मनोज। ए और बी यूनिट वेक्टर है, ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा है। ए प्लस बी का परिमाण कितना होगा? ए प्लस बी का परिमाण कितना होगा? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये वेक्टर्स हैं। तो इसमें हमें क्या ए प्लस बी का पूछा है, और हम जानते हैं कि ए प्लस बी का परिमाण का स्क्वायर बराबर होता है हमारे ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। अब हमें कहा गया है कि ए और बी तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश है, इनका परिमाण तो एक हो गया, ए का परिमाण और बी का परिमाण एक हो गया। ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण एक हो गया, तो ए प्लस बी हमारा हो गया, ए प्लस बी निकालना है हमें। ए का परिमाण एक, बी का परिमाण भी एक। क्वेश्चन में ए डॉट बी का मान हमें दिया हुआ है तो वही यूज करो, दिया हुआ है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, एक और एक 2 गया, 2 कॉमन आ गया,
ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। हमारे अर्धकों के दो सूत्र हैं जिनकी मदद हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का अर्धक में आधे कोण में सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन अगर ये माइनस में होता, 1 माइनस कॉस थीटा होता, तो अर्धक में हमारा सूत्र होता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, तो उसको लिख लो आप 2 cos थीटा बाई 2 का स्क्वायर। cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अच्छा, जो भी आज सवाल कराए हैं, जिन लोगों से सवाल खुद से हो गए, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। लेकिन जिनसे नहीं हुए हैं, वो इन्हीं सवालों को आप दोबारा निकालिएगा। ठीक है ना। पहली बार, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पहली बार आपसे सवाल नहीं होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल पहली बार नहीं होता है, तो पहली बार किसी से भी नहीं होता है। कोई भी अगर इस सवाल को अभी कर पाया है या कर पा रहा है, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं इस टाइप का कोई सवाल उसने कभी किया हुआ है ना। आप पीछे के कोई अनुभव का ही फायदा आगे उठाते हैं। अगर आपने पीछे कुछ नहीं किया हुआ है, अगर आपने बाइक चलानी नहीं सीखी है, तो आप आज बाइक नहीं चला पाएंगे। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो पीछे की वजह से हो रहा है। तो अगर कोई सवाल को कर पा रहा है, इसका मतलब इस सवाल को पहले कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसने देखा हुआ है, तब वो आज कर पाया। और अगर आज कोई नहीं कर पाया है आप में से, तो वो ये समझे कि भी पहली बार है, मैंने देखा है, हाँ अगली बार मैं इसको कर पाऊंगा। अब दिक्कत ये कि अगर अगली बार ये सवाल आपके सामने आया, तब आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी दोष है। ये आपका दोष है कि भाई आपने सवाल देखा हुआ था, फिर भी आप नहीं कर पाए। इसका मतलब आपने दोहराया नहीं, आपने उसको पढ़ा नहीं, आपने उसको समझा नहीं। वरना दोबारा आने के बाद थोड़ी नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने लापरवाही की है। तो ये है। तो अगर पहली बार देख रहे हो, तो जैसे मैंने कहा कि कोई गलती नहीं है आप लोगों की। लेकिन अगर दूसरी बार देख रहे हो, फिर आपसे नहीं हो रहा है, तो फिर जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले, फिर आगे बढ़ेंगे।